हमारे पास विजन ही नहीं है 1 करोड़ होने का। मेरा हार्डकोर बिलीव है, मैं पेपर असेट्स के सख्त खिलाफ आदमी हूँ। शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, वो रिस्की है। लोगों को कंफ्यूजन रिस्क का है या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है इसका है। दोनों चीजें अलग हैं। और ज्यादातर बिजनेसेस लोन ही नहीं लेते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ब्याज नहीं भरना है। लोग फंडिंग नहीं लेते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट, वो ग्रोथ को सेक्रीफाइस करते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन। करोड़पति लोग हमारे सामने नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे उल्टे सुल्टे डिसीजन लिए, उन्होंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया, उन्होंने पेशेंस को ब्रेक किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म पैसे को शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन में लाया है। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हमने चर्चा की है कि पहले 1 करोड़ रुपए आप कैसे बना सकते हो विथ स्क्रैच। दूसरी चीज, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपको कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बिल्ड होती रहे, जिसके लिए आपको कोई काम ना करना पड़े, और ये सब ऑटोमेशन पे किस तरह होगा, इन सवाल का जवाब उन्होंने शो में दिया है। या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने डेट को यानी कर्जे को खत्म कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो उस सवाल का जवाब भी आपको मिले। सीए रोहित ज्ञानचंदानी जी इज अ लीडिंग एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं तकरीबन विगत 10 वर्षों से, इवन तो उससे ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। और इस शो में मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है रोहित जी जैसे गेस्ट को शो पर लाने में और आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में। एंजॉय करें शो को और कमेंट में हमको ये ज़रूर बताएं कि इस शो में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। जय हिंद। तो रोहित जी, आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये जो बुक आपने लिखी है ना, हाउ टू प्रैक्टिकल गाइड टू बिल्ड योर फर्स्ट 1 करोड़, है ना, नो शॉर्टकट, जस्ट स्मार्ट मैथ, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग टू रीच योर फर्स्ट करोड़, वाई? सर देखिए, इंडिया में ना 1 करोड़ रुपए की बहुत कीमत है, क्योंकि जैसे ही आपके पास 1 करोड़ आ जाता है आप करोड़पति कहलाते हो। ओके। बट ये कहने के लिए आप करोड़पति हो, लेकिन उसका पावर एक्चुअली लोगों को ठीक से पता नहीं है। ओके। हाउ 1 करोड़ कैन एग्जैक्टली एम्पावर यू। आप 1 करोड़ से क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो इसमें बुक में बताया है, या मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो उनको ये बताता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपए अगर 40 की एज से पहले अगर आप अचीव कर लेते हो, तो आप 90 की एज तक अगर आप जिंदा रहते हो, तो आप 78 करोड़ 78 करोड़ रुपए उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? यस। सो 1 करोड़ रुपए इतना पावरफुल है, इसीलिए मुझे 1 करोड़ पे फोकस करना था। और वो एक नंबर है, काफी प्रेस्टिजियस है। लोग ये कहते रहते हैं, समाज में भी लोग हैं, करोड़पति आदमी है। तो 1 करोड़ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बिकमिंग दैट करोड़पति। दैट्स व्हाई 1 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेवेंट है कि 1 करोड़ तो इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है यहाँ रूम में बैठे सब लोग करोड़पति बनना चाहेंगे, बट व्हाट इज स्टॉपिंग? क्या रोक रहा है उनको ये करने से? सर 3-4 चीजें होती हैं उसमें से। प्राइमरीली ये होता है कि हमारे पास विजन ही नहीं है 1 करोड़ होने का। क्या होता है, कभी कभी हमारी अपब्रिंगिंग थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से होती है जहाँ पर मॉम डैड जॉब में हैं, आराम से घर चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट वहाँ पर ना वो करोड़ रुपए होने की, लखपति होने की, बेसिकली मनी रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होता नहीं है। ओके। तो काफ़ी बार ये होता है कि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि हम 1 करोड़ कर भी सकते हैं या नहीं। वो एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। करेक्ट। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, वो है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का प्रॉब्लम ये है सर कि हमें 1 करोड़ होता है ये पता है, बट हमें ना मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है कि कितना जल्दी वो हो सकता है। बेसिकली जो कंपाउंडिंग हम लोग वर्ड सुनते हैं, बहुत सारे लोगों उसके बारे में बात करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग वगैरह, बट एक ह्यूमन माइंड ना उसको ठीक से समझ नहीं पाता है। करेक्ट। तभी मैंने बुक में वो लिखा है कि प्रैक्टिकल गाइड टू बिल्ड योर फर्स्ट करोड़, इट इज जस्ट सिंपल मैथ एंड कंसिस्टेंसी। तो मैथ जो है वो अवेयरनेस वाला प्रॉब्लम है कि लोगों को कंपाउंडिंग, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसा आता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, ये थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। थर्ड इज कंसिस्टेंसी, जो मैंने उसमें लिखा है। काफी लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 3-4 चीजों की वजह से ना वो डिफिकल्ट हो जाता है कि 1 करोड़ रुपए बनना। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने 1 करोड़ ही क्यों चुना? आपने 10 लाख नहीं चुना, आपने 10 करोड़ नहीं चुना। राइट। सी 1 करोड़ रुपए, सबसे पहली बात तो करोड़पति वाला फील। हाँ। लाइफ में सर आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, अल्टीमेटली लाइफस्टाइल अगर अच्छा होगा तो ही वो लाइफ सफल है। आपके पास 100 करोड़ है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 लाख ऐसी अमाउंट है जिससे आप कुछ कर नहीं पाओगे। करेक्ट। बहुत लंबा मोटिवेशन नहीं आएगा। एग्जैक्टली। 1 करोड़ ऐसी अमाउंट है जिससे मैंने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया है कि 1 करोड़, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 1 करोड़ अगर आपके पास 40 की एज तक हो जाता है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगले 10 साल आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आप कीजिए। 40 से 50 आपको कुछ नहीं करना है। 51 की एज से हर महीने आप 1.5 लाख रुपए विड्रॉ कर पाओगे।
हर साल 6% महंगाई दर इन्फ्लेशन से उसको इंक्रीज कर पाओगे, 90 की एज तक आप टोटल 27 करोड़ रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे और फिर भी आपके पोर्टफोलियो में 40 करोड़ रुपए शेष होंगे। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। सो Can you break it down? यस। सो फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 51 की एज में आपका 1.5 लाख रुपए महीना चालू हो गया, यानी 51 साल की उम्र में आपने 18 लाख विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, राइट। ये जो 1 करोड़ आपका 40 की एज में हो गया था, यही 3.5 सवा 3 करोड़ हो जाता है 50 की एज तक। आपको और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इसमें। वो कैसे होगा? और सर 12% की कंपाउंडिंग के हिसाब से इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड में जिन्होंने 15-15, 18% रिटर्न दिया है। पर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से अज्यूम करके चलता हूँ कि अच्छा ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो 12% का रिटर्न बनेगा बाजार में, जो कि आसानी से बना है। पिछले 30 साल में इससे ज़्यादा बना है। तो 12% से आपका पैसा रफली 5.5-6 साल में डबल हो जाता है। तो पहला 1 करोड़ का 2 करोड़ होने के लिए 6 साल चले गए और आगे के 4 साल में 3.25 करोड़ तक पहुंच जाता है वो। अब आपके पास 3.25 करोड़ रुपए हो चुके हैं 50 की एज में। अब वहां से आप 1.5 लाख रुपए महीना विड्रॉ करना चालू करो। वो विड्रॉल कैसे होगा? और सर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। म्यूचुअल फंड्स में अभी तो बहुत आसान है। आप ऑटोमेटिक उसी पोर्टफोलियो पर विड्रॉल का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके एक ऑप्शन होता है SWP, वो ऑप्शन आप उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। आप उसमें अमाउंट डालिए, आप उसमें डेट डालिए कि हर महीने मुझे 5 तारीख को ही 1.5 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए। हर महीने उस पोर्टफोलियो में से उतने यूनिट्स म्यूचुअल फंड के बिक जाएंगे और 1.5 लाख आपको अकाउंट में आ जाएगा। ओके। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। इसी में किसके भी ऊपर डिपेंड 100% ऑटोमेटिक है। 100% ऑटोमेटिक है सर। देखिए, मैं आपको ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ, है ना। मेरा हार्डकोर बिलीव है, मैं पेपर असेट्स के सख्त खिलाफ आदमी हूँ। मतलब मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ जी। बिफोर मीटिंग यू, और आज से 1 महीने पहले, 1 महीना भी क्या 1 हफ्ते पहले मैं एक इवेंट में गया था। उससे मिलने के बाद पेपर असेट्स को लेके मेरा परसेप्शन बदला। अदरवाइज लैंड और गोल्ड, इनके अलावा मैं इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। तीसरा करना इन्वेस्ट तो अपने बिजनेस में करो। करेक्ट। मेरा ऐसा मानना था कि यार अगर मैं किसी शेयर मार्केट की कंपनी में पैसे लगाऊंगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ ब्लंडर कर दिया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। करेक्ट, है ना। बट आफ्टर दैट इवेंट एंड आफ्टर मीटिंग यू, समथिंग चेंज्ड, है ना। काफ़ी कुछ मेरे डेटा पॉइंट्स बदले। बट स्टिल मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल हैं, मतलब परंपरागत तरीके से निवेश करते हैं। हम Tier 3 Tier 4 शहरों में पले बड़े हैं। वहाँ हमने इक्विटी, म्यूचुअल फंड, SIPs के बारे में सुना नहीं, किसी को करते देखा नहीं जी। हमारे बहुत सारे डाउट हैं, फियर हैं। अब हम उनसे बाहर तो आ गए हैं, बट हमको टूल्स का नहीं पता। तो पहला तो वो टूल्स कैसे आइडेंटिफाई करें। सेकेंड चीज़, अभी AI आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में कहीं ना कहीं हलचल तो मचाई है। हमारे जैसे लोगों के सामने एक बड़ी डिफ़िकल्टी ये भी है कि ये टूल्स आइडेंटिफाई करने के बाद AI को इन टूल्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। राइट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे डाउट फियर हैं वो सब है सेफ्टी की वजह से जी। बिकॉज हम जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये तीनों चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? राइट। देखिए, सबसे पहला जो एक प्राइमरी डाउट है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, वो ये है कि शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, वो रिस्की है। बट मुझे रिस्क का कंपोनेंट समझ में नहीं आता है कि लोगों को कंफ्यूजन रिस्क का है या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है इसका है। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। हाउ? रिस्क का मतलब होता है कि आपने कहीं पर 100 रुपये लगाए और वो पैसा डूब गया, दैट इज रिस्क। वोलेटिलिटी का मतलब, उतार चढ़ाव का मतलब ये होता है कि आपने 100 रुपए लगाए हैं, बाजार गिर गया तो अभी उसका 90 हो चुका है, 6 महीने बाद बाजार ऊपर आ गया तो फिर से 105 हो गया। ये रिस्क नहीं है, ये वोलेटिलिटी है। ओके। अवेयरनेस में जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं, म्यूचुअल फंड सही है, आप बहुत बार सुनते होंगे टीवी पे, वहां पर कहीं ना कहीं इस चीज को उन लोगों ने थोड़ा सा लाइमलाइट देना चाहिए कि रिस्क क्या होता है और वोलेटिलिटी क्या होती है। स्टॉक मार्केट में रिस्क इंडिविजुअल कंपनीज का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे रिस्क नहीं होता है, वोलेटिलिटी होती है। अब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो वो म्यूचुअल फंड आगे 50 अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए, उसमें से 4 कंपनियां डूब गई, फिर भी 46 कंपनियां हैं जो अच्छे से चल रही हैं। और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी जो कंपनीज को आप नहीं जानते हो ऐसी नहीं है। बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स हैं जहां पर रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ये कंपनियां जो 100 50 साल से चल रही हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है, जिनमें कितने सारे हमारे रिश्तेदार जॉब कर रहे हैं, ये कंपनियों में हम लोग अगर निवेश करेंगे तो वहां पर ये हो सकता है कि 6 महीने के लिए प्राइस नीचे चली जाए, 2 महीने के लिए प्राइस नीचे चली, पर वो डूबता नहीं है। और ये मैं आपको
इस डेटा पॉइंट से बता सकता हूँ कि जब सेंसेक्स शुरू हुआ था 40-42 साल पहले, तब वो 100 रुपए का था। आज वो 85-90 हज़ार रुपए का है। इस बीच वॉर हो गया, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, 2020 का कोरोना हो गया, 2000 में .com बबल हो गया, 96 में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, 92 में पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट के इश्यूज हो गए। ये सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी पैसा 9000 गुना हुआ है। इंटरेस्टिंग। मतलब 900 गुना हुआ है। जैसे 90,000 है अभी, 100 का 90,000 इज 900 टाइम्स। आप मुझे ये बताइए, क्या एफडी में, लैंड में, गोल्ड में इतना पैसा बना है? देखो, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, बट मैं मेरी बात करूँ, मैंने समवेयर अराउंड मान लो एक्स अमाउंट का रियल एस्टेट लिया था, जो कि अभी x+2 हो गया है ना। तो मैं ट्रेडिशनल वाला हूँ, आप समझिए। मेरे लिए प्राइमरी सेफ्टी है, कंट्रोल है जी। ROI 3rd नंबर पे आता है। करेक्ट। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ROI नंबर 1 है, सेफ्टी और बाकी चीज़ें जी बाद में आती हैं। मैं इस तरह से समझता हूँ। बट आपसे बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया, देखिए वोलेटाइल मार्केट तो वहाँ भी है, रियल एस्टेट का मार्केट हो या गोल्ड हो, वो भी वोलेटाइल। और आपने बहुत सबसे सही बात बोली कि अगर हम या हमारे रिश्तेदार कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनी डूबेगी तो पहले उनकी जॉब जाएगी। तो मैं अभी जो रिलेट कर पाया वो बता रहा हूँ कि अब मुझे ये देखना है कि मेरा साला, मेरा भाई, मेरे काका का लड़का, बाबा का लड़का किन कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो अगर वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं और मैं उनके साथ संबंध रख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे उन कंपनियों में भी करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो कंपनियां डूबेंगी तो ये भी साथ में। बिल्कुल। तो ये मेरे रियल वंस हैं। और करेक्ट। यस। सो आई एम एग्री ऑन दैट। बाकी की 2 चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं आप? एक और चीज़ जो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में महंगाई है 6 से 7%। मतलब आज अगर कोई चीज़ आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं, तो अगले साल आपको वो 107 रुपए में मिलेगी। करेक्ट। आप अगर कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के 100 रुपए के 107 नहीं हो रहे हैं अगले साल, तो वैसे भी सबसे बड़ा रिस्क तो आप खुद ही कैरी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन वाला रिस्क। ओके। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, एफडी में इंडिया का रेट आज है 6-6.5%, टैक्स कटने के बाद 4.5% हो जाता है। अब आपको एफडी लगती है सेफ, 100 रुपए के आपके 104 रुपए हो गए, 104.50 हो गए, 105 हो गए। बट उसी 100 रुपए की चीज जो आप पिछले साल 100 में खरीदे थे, वो 106 रुपए की है। आज आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली लाइफस्टाइल का रिस्क तो आपका इन्फ्लेशन से आ रहा है। मेरा ये कहना है, एफडी के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, मेरा ये कहना है कि इक्विटीज में एक्सपोजर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वही एक एसेट क्लास है जिसमें आपके पास 100% लिक्विडिटी है और चांस है इन्फ्लेशन को बीट करने का। ओके। ये जो फैक्टर है, ये सबसे बड़ा रिस्क जो 80% जनता या 90% जनता कैरी कर रही है अपने साथ, वो ये है कि महंगाई के दर से भी नीचे उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है, ये उनको समझ ही नहीं रहा है। मान लीजिए कोई लैंड है, वो 100 रुपए में आपने खरीदी होगी, वो 10 साल बाद 200 हो गई, तो पैसा तो 10 साल में डबल हो गया, ये सुन के अच्छा लगता है, बट 10 साल में डबल होने का मतलब होता है 7.2% रिटर्न। तो ये तो आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड दे देता था। आप इतनी महंगी लैंड खरीद के रखे हो, उसमें पार्शियल लिक्विडिटी के चैलेंजेस हैं, कोई उसमें अवैध तरीके से घुस आया उसके चांसेस हैं, आपको उसका प्रोटेक्शन करना है, आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, हजारों चीजें हैं। तो ये सारी चीजें रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस हो जाती हैं क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट है। बट धीरे धीरे ये माइंडसेट बदल रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, फाइनेंशियल एसेट्स में आप देखिए ना, 70% प्लस अमेरिकन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में ये नंबर 5-7% है। तो वो बदलेगा, धीरे 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 बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड अच्छा नहीं है, लैंड अच्छी नहीं, एफडी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट करना है, तो आपका प्राइमरी चॉइस इक्विटी है, क्योंकि उसी एसेट क्लास ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट करना। ठीक है, वेरी गुड। वी टॉक्ड अबाउट व्हाई, वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हाउ टू डू इट। अब हम लोग सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए इंडिया में जो आपने बात बोली रियल एस्टेट या गोल्ड, तो वो लोग ज़्यादातर क्यों एक्वायर कर पाते हैं, उसकी वजह है डेट, है ना। क्योंकि लैंड परचेज करने बैंक्स डेट देते हैं। बिल्कुल। ऑन सर्टेन स्केल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गोल्ड के लिए भी इनडायरेक्टली मिल जाता है पैसा, राइट। और वो छोटे स्केल में भी खरीदा जा सकता है और उसकी यूटिलिटी भी मल्टीपल है। बट एक चीज़ मुझे समझ में ये आती नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी लोग डेट से डरते हैं जी, और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं पे करना। जी। आपने मुझे एक चीज़ बोली कि आप इन्फ्लेशन को हैंडल कर सकते हो।
कैन दीज इन्वेस्टमेंट हैंडल द इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना पड़े और उसका पैसा सेफ रहे, और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना, जो मैच आप कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ पैसा बन जाए तो और ही अच्छा है। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं क्या? देखिए, ये तो हर एक के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। आप कितने समय के लिए अपने स्क्रीन पर लाल निशान देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, ये डिफाइन करता है कि आपने कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, डेट लेनी चाहिए। जैसे इस वक्त मैं अपना रियल एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा होम लोन चल रहा है इस वक्त। होम लोन का मेरा ब्याज है 8.5% पर एनम। ओके, आज मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मेरे जेब में अब 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैं उसको उठाऊं और होम लोन अकाउंट में डाल दूं, तो मेरा 1 लाख रुपए के ऊपर 8.5% अगले 15 साल तक बच जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये काफी इजी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर वो होम लोन मेरा है 15 साल का, यानी वो 1 लाख मुझे 15 साल में धीरे धीरे EMI के रूट से दे सकता था मैं अदरवाइज, क्या वही 1 लाख रुपए मेरे पास कोई ऐसा एसेट क्लास है जो 8.5% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगा लेकिन कुछ समय के लिए ऊपर नीचे जा सकता है? और क्या मेरी कैपेसिटी है कि स्क्रीन पर अगर वो कुछ समय के लिए ऊपर नीचे जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी? इफ आंसर टू बोथ दोस क्वेश्चंस इज यस, तो मैं वो पैसा वहां नहीं डालूंगा, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालूंगा। क्योंकि बेकार से बेकार स्कीम अगर आप उठा के देख लो और उसमें 15 साल का रिटर्न आपने कैलकुलेट किया तो 12% से ऊपर है। आपको कोई बढ़िया स्कीम नहीं उठानी है, आपको कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च कर नहीं करना है, एकदम ही सिंपल कोई भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड उठा लो, उसने 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है हर साल 15 साल के ड्यूरेशन के लिए। तो मेरे लिए चॉइस क्लियर है, या तो मैं 8.5% बचा लूँ या तो 12% कमा लूँ। बिजनेसमैन कभी भी 8.5% नहीं बचाएगा, 12% कमाएगा। तो देखिए, जनरली बिजनेसेस में 2-3 प्रोडक्ट बहुत कॉमन है, बिकॉज इंडिया का अराउंड 80% जो लैंडिंग होता है वो होता है रिटेल बिजनेसेस को, जिनकी बुक्स नहीं होती प्रॉपर, है ना। 44 ADX सेक्शन है, उसमें रिटर्न बढ़ते हैं वो, है ना। सो उन लोगों को वर्किंग कैपिटल्स बैंक से नहीं मिल पाती। वो मॉर्गेज फॉर्म में लोन लेते हैं या किसी और टर्म लोन में लेते हैं या फिर बिजनेस लोन लेते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और ज़्यादातर बिजनेसेस लोन ही नहीं लेते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ब्याज नहीं भरना यार, करेक्ट, हम बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, वो हमको चलेगा, हम एक सर्टेन लेवल का बिजनेस करते रहेंगे, ड्यू टू ओनली दैट वन फियर। यस। तो आपसे अभी भी मेरा वो क्वेश्चन वही है कि अभी तो उसके पास 1 लाख रुपए आए तो वो इन्वेस्ट करे यहाँ या वहाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है, बट वो बोरोइंग ही इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट से डर लगता है। तो क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं कि वो बोरोइंग भी करे, उस बोरोइंग को आगे आपकी इंडस्ट्री में कहीं लेवरेज ले सके या यूटिलाइज इस तरीके से करे या स्ट्रक्चर इस तरीके से कर सके, उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट उसके बिजनेस को नहीं बियर करनी पड़े, वो टूल बियर करे? यस यस। सो सी, ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां पर आपकी बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, जैसे बिजनेसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी, ये सब चीजें, इनके बुक्स पे कितना सारा कर्जा है। करेक्ट। अब अगर ये सोचते कि कर्जा नहीं लेंगे, जेब में जितना पैसा है उससे ही काम करेंगे, तो सर रिलायंस और अदानी बन नहीं सकते हैं। करेक्ट। इनके बुक्स पे लेवरेज है, इन्होंने 7.5%, 8%, 9% पे पैसा बोरो किया है, और अपने प्रोजेक्ट में जहां पर 11, 12, 15% का रिटर्न है वहां पर इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने जो अपने प्रॉफिट्स बनाए हैं वो इसी डिफरेंस की वजह से बनाए हैं कि उनके धंधे में उनको 15% मार्जिन है, लेकिन बैंक उनको 9% पे देने के लिए तैयार है। तो 6% जो वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो अपने कैपिटल पे नहीं कमा रहे हैं, बैंक से लिए हुए कैपिटल पर कमा रहे हैं। ओके। फियर जो है सर, माइंडसेट प्रॉब्लम है। फियर इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। अगर आपको पता है, अगर आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है कि आप जितना ब्याज भर रहे हो उससे ज्यादा आपका धंधे में रिटर्न बन जाएगा, तो बोरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट, इट इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। मैंने भी होम लोन नहीं पे किया है, मतलब मैंने बोरो कर रखा है ना पैसा, इट्स द सेम थिंग। मुझे पता है कि मेरे बोरोइंग रेट से कम, मेरे बोरोइंग रेट से ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट आगे करने का रेट है, इसीलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं बोरोइंग रीपे नहीं करूंगा। गुड गुड। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्ट्रेटेजी, है ना। अगर कोई यूज़र 1 करोड़ रुपए बनाना चाहता है ना, तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? और गिव मी अ एग्जांपल, आई विल प्रेफर दैट, बिकॉज उससे ऑडियंस को थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। यस, मैं आपको बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने ये डिस्कशन शुरू होने से पहले ही आपको बताया था कि किसी भी इन्वेस्टर ने टारगेट करना चाहिए कि 40 की एज से पहले 1 करोड़ हो जाए।
मैंने अपनी किताब में या मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं वहाँ पर दिखाता हूँ कि 40 से पहले 1 करोड़ बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा क्यों है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई 25 साल का न्यू आदमी है, न्यू बंदा है जिसको जॉब लग गई है, इज इट राइट? अभी उसके पास दो तरीके हैं 40 की एज तक 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के। आई विल शेयर 2 वेज। एक तो उसके पास 15 साल है, 25 प्लस 15 40, तो ही नाउ हैज 15 ईयर्स। एक कि वो 21,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर ले अगले 15 साल तक, तो उसका 1 करोड़ हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे की विड्रॉल स्ट्रेटजी हमने पहले डिस्कस की है। दूसरा तरीका अब ये हो सकता है कि मेरी एज ही 25 साल है तो मेरे पास 21,000 पर महीने की सेविंग्स ही नहीं है। करेक्ट, राइट, अंडरस्टूड। देयर इज अनदर वे। आप 12,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करो, 12,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा दो। जैसे अगर आप 25 साल के हैं तो पहला एक साल 25 से 26 आपने 12,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया है, तो 26 से 27 की एज में आपको 13,200 करना है हर महीने। ओके, 27 से 28 की जो एज है उसमें और 10% बढ़ाना है, 28 से 29 में और 10% बढ़ाना है। अब ये एडिशनल 10% कहाँ से आएगा? देखिए सर, आप शुरू कर रहे हैं 12,000 से, अगर आप 40-50 हज़ार की भी सैलरी कमा रहे हैं तो आप 25 साल के आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 12,000 बचा लोगे। हर साल 8 से 10% का तो सैलरी इंक्रीमेंट है इंडिया में, आराम से। आप 30-35 की एज तक तो इससे ज़्यादा ही इंक्रीमेंट पाओगे। देखिए 40 के बाद सैलरी इतनी मोटी हो जाती है कि इंक्रीमेंट छोटा मिलता है कंपनी से, लेकिन इनिशियल ईयर्स में तो 12-15%, 20-25% का भी इंक्रीमेंट है। तो आप 10% से आसानी से उसको बढ़ा सकते हो। तो या तो आप 21,000 से शुरू करो और 15 साल 21,000 पर मंथ भरिए, या तो आप 12,000 से शुरू करो लेकिन हर साल 10% से उसको बढ़ाइए। दोनों ही तरीके से आपका 1 करोड़ 40 की एज तक अचीव हो जाता है। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। डू यू हैव एनी रियल एग्जांपल? मैंने किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी एज अभी नाउ आई एम टर्न 31, ओके, राइट, एंड 2.5 months बैक आई अचीव्ड माय फर्स्ट करोड़। क्या बात कर रहे हो? यस, द थिंग इज मैंने ये किताब पहले ही लिख रखी थी और ये 180 पेज की थी, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि किताब बिना अचीवमेंट के अगर किताब पब्लिश करो तो वो मुझे मन नहीं मान रहा था मेरा कि मेरा खुद का 1 करोड़ नहीं हुआ है तो मैं क्या लोगों को बताऊं। तो वो एक झिझक। ट्रू। और दूसरी चीज अब सर जमाना थोड़ा बदल गया, अब लोग 180 पेज की किताब पढ़ना बंद कर दी है लोगों ने। तो मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेम गाइड टू बिल्ड योर फर्स्ट 1 करोड़, मैं इसको दे देता हूँ नाम प्रैक्टिकल गाइड टू बिल्ड योर फर्स्ट 1 करोड़। उसमें से सारी स्टोरी और मसाला निकाल देता हूँ, एग्जैक्ट एक्शनेबल स्टेप्स क्या होते हैं उतना ही लिखूंगा उसमें, और वो 180 पेज का बुक 14 पेज का रह गया। ओके, तो मैंने 14 पेज में ये बता दिया है कि 1 करोड़ कैसे बनाना है, जेन्युइनली जैसे मैंने बनाया है अपना। व्हेन यू स्टार्टेड? सो आई स्टार्टेड माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब पहला 1,000 रुपये पर मंथ में इन्वेस्ट करता था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो 3 साल का आर्टिकलशिप आपको करना होता है। तो वो टाइम पे मैंने 1,000 रुपये से शुरू किया था, फरवरी 2016 में। 2016, अराउंड 9 years बैक। 9 years बैक, राइट। अब मैंने 1,000 रुपये से शुरू किया है और मैंने 9 साल में अचीव किया है। तो आप समझ लीजिए मेरा स्टेपअप का स्पीड कितना ज़्यादा होगा। जैसे आज मेरा पर मंथ का जो SIP है वो 70,000 रुपये है, 70,000 एवरी मंथ आई इन्वेस्ट नाउ। गुड। सो बाय प्रोजेक्शंस, ये जो कैलकुलेशंस मैंने इसमें दिए हैं, लगभग मेरे पास 100-125 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तो इस पॉडकास्ट के बाद आपसे एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। और ये जो मेरा 2 क्रू बैठा है, ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारे को सर एक क्लास अलग से अटेंड करवा देना। प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये थिंकिंग इतनी काउंटर इंट्यूटिव है। इसमें चीज सिर्फ मैथमेटिक्स और कंसिस्टेंसी है। देखिए मैंने 9 साल में अपना घर खरीद लिया, लोन पे लिया। इनफैक्ट जब मैं घर खरीद रहा था मैंने बैंक से कहा ज्यादा से ज्यादा लोन कितना हो सकता है मेरा, ज्यादा से ज्यादा। तो उसका रीजन ये है सर कि मुझे लोन 8.5% में मिल रहा है, बाजार में 12 बन रहा है। तो खेल कंसिस्टेंसी का और माइंडसेट का ही है। डर का खेल है ही नहीं है। तो रोहित जी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो आपने किस तरह शुरू किया, आपने किस तरह आगे बढ़े, दैट इज़ फाइन। बट मैं अभी बात करूं कि मैं बिज़नेस ओनर हूं, मेरी उम्र आज 30 से 40 के बीच में है, मेरे बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद मेरी फैमिली है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पैसा बच नहीं पाता या बचता है तो बहुत लिमिटेड बचता है। तो मैं ये सेम चीज़ कैसे रिप्लिकेट कर सकता हूँ? परफेक्ट। हमने एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम को क्रैक किया है। हमने बिजनेसमैन
कैटेगरी को किस तरीके से 40 की एज से पहले या किस तरीके से 10-12 साल के टाइम में 1 करोड़ तक पहुंचाना, ये हमने एग्जैक्टली क्रैक किया है। ठीक है। देखिए सर, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, सबसे मेजर कंसर्न, जैसे आप 44 AD सेक्शन की बात कर रहे थे, राइट, सबसे मेजर कंसर्न उनका ये है कि धंधा तो अच्छा चल रहा है, घर के खर्चे भी निकल रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पर यार पैसा समझ में नहीं आ रहा कि धंधे का पैसा धंधे में लग जाता है पूरा। तो हमें आइडिया ही नहीं है कि हमने कितना कमाया कितना बचाया। धंधा बढ़ रहा है, देखिए आज आप 10 लाख रुपए का स्टॉक रखते थे दुकान में, अब 20 लाख का हो चुका है, बट आपके पास पैसा नहीं है, राइट। आप बड़े बन गए, आपका धंधा डबल हो गया, घर के खर्चे सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं है। इसका रीजन और इसका तरीका जो है, इसका सोल्यूशन जो है बहुत सिंपल है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको पता है कि आपको इस तारीख को इतना पैसा बैंक में रखना है EMI भरने के लिए। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप कुछ अमाउंट कमिट करते हो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कि हर महीने 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से 20,000 डेबिट हो जाएगा, ठीक है, राइट। बिजनेसमैन का दिमाग कब चलता है? जब उसके सर पे थोड़ा सा प्रेशर आए, जब उस पर लोड आए। अगर उसकी EMI चल रही है 50,000 की, मान लीजिए, उसके ऊपर 20,000 रुपए का SIP का भी लोड डाल देना चाहिए। उसने अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं धंधे में से हर महीने ये जैसे 50,000 जा रहा है वैसे और ये 20,000 भी चला जाए। हमने 100% सक्सेस के साथ ये चीज बिजनेसमैन लोगों पे ट्राई की है और इट वर्क्स। इनफैक्ट दे अप्रिशिएट अस, दे टेल अस कि तू आया, तूने ये लोड हमारे सर पे डाला, क्योंकि अदरवाइज हम धंधे में से पैसा बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। यार ये कैसे किया आपने? बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं, मैं हार्डकोर रियल एस्टेट वाला आदमी, आपको बताया ना मैं क्यों कर पाया वो, क्योंकि रियल एस्टेट में एग्जिट नहीं मिलता। करेक्ट है ना, प्रॉपर्टी बेचना इज अ टीडियस प्रोसेस, डिफिकल्ट है ना, तो वहाँ पैसा बन जाता है। इसीलिए कि मैंने 10 लाख का प्लॉट खरीदा, वो 20 लाख का एक दिन हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जिट नहीं ले पा रहा। इवन तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक दूसरे शहर में अकाउंट खोला है जिसमें मैं पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ। मेरे पास ना उसका ATM है, ना मेरे पास नेट बैंकिंग है, ना UPI है। वहाँ जाऊँगा, स्लिप साइन करूँगा, तभी पैसा निकलेगा, और वो मेरे शहर से 50 किलोमीटर दूर है। ड्यू टू ओनली वन थिंग कि उसमें पैसा जाएगा, आएगा नहीं, तो उसमें पैसा जमा हो पा रहा है। पेपर असेट्स में तो ये प्रॉब्लम है जी। ये कैसे क्रैक करा आपने? सर देखिए, प्रॉब्लम इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। आपका जो हाउ यू सॉल्व इट? यस, सो आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू एन आइडिया। पहले आपको मैं ये बताऊंगा होता क्यों है, और फिर उसको सॉल्व कैसे किया है मैं आपको ये बता दूंगा। होता सर इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड या कोई भी पेपर एसेट इतना कन्वीनियंस ऑफर करती है आपको कि अभी पैसा चाहिए, यूं क्लिक कर दिया और पैसा अकाउंट में आ गया। यही चीज आप रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज रियल एस्टेट में मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदा। पुणे में तो 1 करोड़ का घर बहुत ही नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ गई है 10 लाख रुपए की। क्या आप अपने घर का एक बाथरूम बेच पाओगे 10 लाख में? नहीं बेच पाएंगे। तो जब हम फ्लैट खरीद लेते हैं ना, हमारा दिमाग वहीं बंद हो जाता है कि यार अब तो ये तो कुछ हो नहीं सकता, इसका तो ये तो पड़ा रहेगा। हाँ, अब तो अल्टरनेट ऑप्शन ही देखेंगे, राइट। अब सबसे इजीएस्ट अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? पेपर एसेट है। तो वहां पर जब इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत होती है, वो ये भूल जाता है कि मैं 6% 7% पे ग्रो होने वाली गोल्ड नाम की चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, 12-15% पे ग्रो होने वाली इक्विटी म्यूचुअल फंड नाम की चीज को बेचकर, विच इज मैथमेटिकली एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो इनकरेक्ट। बट वो प्रॉब्लम है, गोल्ड के साथ हमारा इमोशनल नाता है। हमें लगता है कि गोल्ड बेच दिया तो बहुत बुरा लगता है। ये प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है बिहेवियर का प्रॉब्लम है। राकेश झुनझुनवाला जी जो थे, उन्होंने 3 रुपए का टाइटन का शेयर 3,000 रुपए तक कैसे होल्ड किया है? 6 रुपए पे भी बेच सकते थे, डबल हो गया था। 9 में भी बेच सकते थे, ट्रिपल हो गया था। पर 1000 गुना कैसे हो गया है वो शेयर? माइंडसेट, पेशेंस, बिहेवियर। बट देखो ऑनेस्टली बोलूं बॉस, ये शब्द अच्छे लगते हैं, हम बात कर रहे हैं तब। यस। बट जब उधर से किसी का फोन आ रहा है ना कि भैया पेमेंट करिए, ये माल सस्ता मिल रहा है, अभी ले लो, और उस समय इतना अंदर से एक अर्ज आती है कि यार यहाँ तो 20% का अभी मिल रहा है, ये 12% तो साल में मिलेगा, तो ये भी 20% लो, वहां से आ जाएगा, फिर डाल देंगे। बट वो वापस नहीं डलता, नहीं आता है। करेक्ट। इस इम्पल्स से कैसे बचूं? सर इसीलिए तो बहुत सारे करोड़पति लोग हमारे सामने नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे उल्टे सुल्टे डिसीजन लिए हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया, उन्होंने पेशेंस को ब्रेक किया है, उन्होंने लॉन्ग टर्म पैसे को शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन में लाया है। इसीलिए तो सर हमारे पास वॉकिंग करोड़पतिज नहीं है ना विद फाइनेंशियल एसेट्स। यही तो मेरा गोल है इस बुक के माध्यम से। मैंने फर्स्ट पेज में उसमें लिखा है कि माई गोल इज टू हेल्प 1 लाख पीपल रीच 1 करोड़।
ओके ये मेरा गोल है। शायद मैं इस जन्म में, मुझे श्योर है कि मैं इस जन्म में अचीव कर लूंगा अगर मैं थोड़ा लंबा जी गया तो। और ये मैं 1 करोड़ उनको फाइनेंशियल एसेट्स में अचीव करवाने वाला हूँ। मतलब 1 करोड़ रुपए की पूंजी उनके पास उनके स्टेटमेंट फॉर्म में दिखेगी। एंड दीज विल बी द पीपल विद अ लॉट ऑफ मेंटल टफनेस एंड दैट माइंडसेट कि यस नाउ आई एम अ करोड़पति। इस वक्त क्यों नहीं है वो लोग? यही तो प्रॉब्लम्स है जो आप हाईलाइट कर रहे हो। बट एक प्रोफेशनल हेल्प, एक प्रोफेशनल एडवाइजर हेल्प करता है। जैसे काफी बार हमारे क्लाइंट्स हमारे पास ये चीज आते हैं। मैं एक सिंपल सा देखिए, ये समस्या का समाधान अगर आप कर पाओ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली 400 लोगों को जानता हूँ जो इस वजह से वेल्थ नहीं बना पा रहे, जो मेरे पास आके बोल चुके हैं, और मैं खुद उनमें से एक हूँ। जी लिटरली, मतलब इस डिसिप्लिन के कारण हम लोग रियल एस्टेट में क्यों अटके हैं पता है? बिकॉज वहाँ 2 रीज़न, एक तो हमारा पुराना माइंडसेट, दूसरा ये जो एग्जिट नहीं मिल पाता। वो आपके पेपर असेट्स में क्या माइंडसेट से तो हम आ जाएंगे, बट वो जो एग्जिट मिल जाएगा ना हमको, तो हम रुक नहीं पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं सर उसका। लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर ऑफ इट, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ, या मैं किसी को भी ये बोलता हूँ कि भगवान भी आपकी मदद तभी कर सकता है जब आप मदद चाहोगे। आप खुद ही अपनी एसेट तोड़ने के पीछे पड़े हैं। आप कंसल्टिंग करते हो, आपने बुक लिखी है, आप ऑलरेडी यू डू दिस, तो क्या इट इज़ पॉसिबल कि गार्डियन के तौर पे वो किसी को खड़ा कर दें वहाँ? जैसे मैंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, कुछ इस तरह के रेजिस्टेंस क्रिएट किए जा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉस्टली अफेयर है वो, और बहुत हद तक पॉसिबल भी नहीं है। जैसे अगर आपको ये करना है तो आपको एक ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, प्राइवेट ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज कोई और होते हैं। आप पैसा तो डाल सकते हो ट्रस्ट में, लेकिन आप वहां से निकाल नहीं सकते। वो अल्टीमेटली जाएगा बेनिफिशियरीज को ही। कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं पैसे वाले, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, दे वांट टू पुट इन। बन जाएगा सर, बिल्कुल 100% हमने कराया है। वो ट्रस्ट फिर म्यूचुअल फंड्स में आगे इन्वेस्ट कर सकता है। यस, और उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने अपने बच्चों के लिए रखा है तो जब तक वो 18 साल के नहीं होते तब तक वो भी नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद भी वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं ये भी आप ट्रस्ट में लिख सकते हो। तो वहां पर तो आपका पैसा बनना अश्योर्ड है। जी, क्योंकि वहां पर आपका बिहेवियरल बायस आपके आड़े आएगा ही नहीं। आप विड्रॉ बटन ही नहीं है ना वहां तो। दैट्स गुड। तो भाई ट्रस्ट, एक शब्द याद रखना, ट्रस्ट। वो भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं, टेक्निकल ट्रस्ट, कंपनी वाला ट्रस्ट। गुड। और एक सर स्ट्रेटेजी और मुझे आपसे जाननी थी। जैसे कि हम देखिए, हम लोग फंडिंग में हैं, तो एक बड़ा चैलेंज हम, जो मैंने आपसे जिक्र किया था पहले, फेस करते हैं, दैट इज़ कि लोग फंडिंग नहीं लेते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट। वो ग्रोथ को सेक्रीफाइस करते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट ओनली। वो अगेन माइंडसेट वाला इशू है। बट वी आर लुकिंग टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस। हमने कुछ किए भी हैं काफ़ी हद तक। बट अभी एक स्ट्रेटेजी है जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं आपसे उसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, इज़ दैट गुड और नॉट? दैट इज़ कॉल्ड हैजिंग। जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में हैजिंग करते हैं, उसी को हम लोग इंटरेस्ट हैजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने भी एक सिस्टम डेवलप किया है कि वी यूज़ टू, जैसे सपोज करो कोई 1 करोड़ का लोन लेने आया, तो वी रिकमेंड कि आप 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ 16 लाख का लोन लो। 16%, 16% आप उठा के ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 2 टाइम्स आपका रिटर्न आता हो। ओके, दैट्स इट। वो रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है। कंडीशन ये है कि उससे आप विड्रॉल ना कर सको, उसके अंदर ये सिस्टम होना चाहिए। दैट इज़ मैंडेटरी कंडीशन, एंड वी फाउंड आउट इट इज़ वर्किंग क्वाइट वेल। उस तरह के कुछ टूल्स या स्ट्रेटजीज, पहली चीज़ तो हम आपकी इंडस्ट्री से ले सकते हैं क्या, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हाउ गुड, ये कितना सही है? सर अगेन बात आती है रिस्क एपेटाइट की। न्यूमेरिकली तो मैंने जो लिखा है वो बहुत आसान दिखता है, बट क्यों 1 करोड़ रुपए लोग बना नहीं पाते हैं उसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए। द एग्जाम्पल दैट यू आर गिविंग, या जो भी आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली वर्केबल, प्रोवाइडेड कि लोग उसमें रुक सकते हैं, लोगों में वो उतना मेंटल टफनेस है कि ठीक है इसको इसी तरीके से चलाएंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है। ऑब्वियसली इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, म्यूचुअल फंड्स भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप अच्छे बाजार में 15-18% का भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो दिस इज डेफिनेटली वर्केबल, बट अगेन एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि कितना उनमें मेंटल टफनेस है, क्या उनका रिस्क एपेटाइट है, और कितना उनका दिमाग शांत है जब चीजें क्योटिक हो जाती हैं। अच्छे बाजार में ना सर कोई आपको फोन नहीं करेगा। अच्छे बाजार में, जब बाजार ऊपर जा रहा है ना, तब आपको कोई फोन नहीं करेगा। जब बाजार टूटने लगता है ना, ऑल ऑफ अ सडन आपको फोन आने लग जाएंगे। मैं क्लाइंट से ये भी कहता हूँ कि जब बाजार ऊपर जा रहा है तब फोन क्यों नहीं करते हो कि रोहित जी बहुत पैसा बन रहा है। जब टूट रहा है तो गिर रहा है, तो काफी बार इन्वेस्टर ये बोलता है कि अरे यार अभी इतना पहुंच गया था फिर नीचे आ गया। अब जब बाजार ने 100 का 200 किया है, उसमें से 20 वापस ले लिए, तो प्रॉब्लम क्या है?
फिर भी तो 100 का 180 है। एक आप बार टफ यूज़ कर रहे हो कि ये मेंटल टफनेस कैसे डेवलप की जाती है मेंटल टफनेस? सर 2 तरीके हैं, बाय शेयर इग्नोरेंस, एक जो आपने कर रखा है, शेयर इनकन्वीनियंस एंड इग्नोरेंस। सेकंड है सर, आप पास्ट से सीखो, किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर के क्यूज़ देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल। ये सारे क्रैशेस आ गए मार्केट में, सब कुछ आ चुका है, राइट, वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। इंडिया के इतिहास में, इक्विटी मार्केट के इतिहास में, आप 7 ईयर का कोई भी पीरियड उठा लीजिए, आपकी कोई भी फेवरेट डेट उठा लीजिए, वहां से 7 साल आगे चले जाएंगे, आज तक इक्विटी में रिटर्न नेगेटिव नहीं बना है। ठीक है, तो डेटा ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि अगर आप 7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड हो तो आपका नुकसान नहीं होगा। अब ये क्लियर डेटा सजेस्ट करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट करने के बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये रिस्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, तब तो सर आप क्या, उसका कोई भी भला नहीं कर सकता। जैसे मेरे पिताजी का HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड करके एक आया था फंड, शायद 2008 में। तब मेरे पिताजी के एक कोई फ्रेंड थे, वो अकाउंटेंट, वो आकर 10,000 रुपए का चेक लेके गए थे वो टाइम पे और डाल दिया था। मुझे कुछ लास्ट वीक एक स्टेटमेंट मिला है जिसमें उनका पैन भी अपडेटेड नहीं है, ईमेल आईडी अपडेटेड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, वो स्टेटमेंट उन्होंने ही भेजा है। सर उस 10,000, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, उस 10,000 की वैल्यू अभी 95,000 है। मैंने अपने पापा को वो PDF फॉरवर्ड किया, पापा कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है ये कब का है। 2008 में उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। अच्छा, मेरे डैड के लिए 2008 में 10,000 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, और शायद इसी वजह से उन्होंने 10,000 दिए हैं। देना तो उनको 10 लाख चाहिए था, क्योंकि वो टाइम पे वो दे सकते थे, उन्होंने दिए नहीं। आज हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुई है उनसे। तो 10,000 उन्होंने टाइम पास करने के लिए दे दिया होगा, वो 10 गुना होंगे तो उन्होंने भी छोड़ दिया। आज उनकी वेल्थ एज इन पैसे जो दिए उसकी तो ग्रोथ हुई, पर जितने देने चाहिए थे वो दिए नहीं। तो इनकन्वीनियंस से ही क्रिएटेड वेल्थ, बट ऑन व्हाट अमाउंट, which is negligible to his net worth. Negligible. Is it right? And this is a real example. This is a real example है. Correct. Actually, I was Silvassa in last week. हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड किया वहाँ पर, ये डिस्कस किया। One of the top fund managers was there and he shared a very interesting thing. मतलब उसने बहुत सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि बोला आप काम करके जितना पैसा कमाते हो ना, उससे बोला कई गुना ज़्यादा पैसा बनता है काम नहीं करके। मैंने कहा हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब हम काम कर करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, एंड ही इज़ टेलिंग टोटल अपोजिट। तो उसने बहुत सिंपल सा, जो आपने भी एग्जांपल दिया मिस्टर लेट राकेश झुंझुनवाला जी, कि उन्होंने कुछ नहीं करके इतना पैसा कमाया। ही गेव मी द सेम नरेशन। बोला देखिए क्या होता है कि आप जब बड़ी कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करते हो तो दे आर वर्किंग, उनका एम्प्लॉय, उनका टाइम, उनकी एनर्जी लग रही है उस चीज़ को ऊपर ले जाने में, क्योंकि आपका तो इतना सा स्टेक लगा है। Yes. बट उनके बोर्ड का उनका इतना स्टेक है उसके अंदर, तो दे मेक श्योर कि वो ऊपर जाए। तो वहाँ मैंने काउंटर क्वेश्चन किया था उनसे कि सर उनका इतना स्टेक है, उनका पैसा डूब जाएगा तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे जैसा कोई छोटा इन्वेस्टर उसके पास तो ले दे के पूंजी ही वही है, अगर वो डूब गई तो। बहुत अच्छा आंसर दिया कि शेखर आपको उसके लिए वो सिंपल सी चीज़ करनी है, दैट इज़ कि आप एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। ये बहुत पुरानी कहावत है। आपको भरोसा नहीं है ना, तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दो। तो बोला, उन्होंने ऐसे बोला था आप प्रॉपर्टी भी एक ही कॉलोनी में सारी प्रॉपर्टी खरीदते हो क्या? नहीं ना, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ उस जगह, कुछ उस जगह, कुछ उस जगह। तो बोला आप यहाँ भी वैसा करो। दैट वाज क्वाइट प्रोफाउंड टू मी। मेरे को तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा वो। एंड अगेन आई एम क्वाइट हैप्पी। आज आपसे बात करके मुझे फील हो रहा है कि पेपर असेट्स आर गुड टूल टू लेवरेज, बिकॉज अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ एक और किसी बिजनेस को काम पे लगा दे, तो जो गोल वो 10 साल में चाहता था 2 लोग करेंगे तो वो 5 या 7 साल में हो जाएगा। करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड गुड गुड। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछा था, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि शेखर मैं किसी और के बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊं जबकि मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा सकता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। इन अ आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपने बिजनेस में आप खुद एक्टिवली काम कर रहे हो, आपको अपना बिजनेस सबसे ज्यादा पता है, और आपको ही पता है कि इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है। इज इट राइट? बट वी डोंट लिव इन अ आइडियल वर्ल्ड। आपका धंधा है 24, मान लीजिए 24 घंटे हैं आपके पास दिन में, और आपके धंधे में 20% रिटर्न बनता है। अगर आप 24 घंटे काम करते हो तो 20% रिटर्न कमाते हो मान लो, पर सर 8 घंटे सोना भी है,
8 घंटे फैमिली को भी टाइम देना है। तो ये 16 घंटे अगर आप हटा दोगे तो बचते हैं 8 घंटे। 8 घंटे में जो आप बिजनेस कर पा रहे हो, मान लो उसमें आप 12-15% का ही रिटर्न कमा पा रहे हो। उस रिटर्न में आप कितना ज्यादा कर सकते हो। एक टाइम तक तो ऐसा आएगा ना कि अगर आप छुट्टी लोगे तो धंधा नहीं चलेगा। तो एक्टिव बिजनेस से तो आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि आप छुट्टी लोगे तब भी पैसा बने? आप धंधे में नहीं हो तो भी पैसा बनना चाहिए आपका। ऐसा कौन सा तरीका है? तो दूसरे के धंधे में लगाओगे। करेक्ट। तो जितना पैसा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका अपने धंधे में ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप दिन भर, जिंदगी भर अपने धंधे में एक्टिवली नहीं रह पाओगे, कुछ पोर्शन निकालिए और अच्छे बिजनेसेस में लगा दीजिए। इज इट राइट? इंडिया में अच्छे बिजनेसेस की कोई कमी नहीं है। अच्छा, 15-15, 20-20, 25-25 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वेल्थ क्रिएशन का। दे दो ना उनको पैसा थोड़ा बहुत निकाल कर। आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए लगा दीजिए वापस आप बिजनेस में, उसमें खेलते रहिए रिस्क। 20 रुपए आप दे दीजिए किसी फंड मैनेजर को, प्रोफेशनल आदमी को, वो करता रहेगा। करेक्ट, गुड। सुना भाई लोग, दैट कैन बी अ आइडियल सॉल्यूशन फॉर यू। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं सर। दैट इज़ कि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं? बिल्कुल सर। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली करके एक रॉल्फ डोबेली की बुक है। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। उसमें आई थिंक 98-99 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर 1 या 2 पेज का ही है। आप बुक में से कोई भी पेज उठाकर कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ सकते हो, आपको लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, फैंटास्टिक बुक। काफ़ी बार मैं अपने क्लाइंट्स को वो गिफ्ट करता हूँ। किस टॉपिक पे है वो? इट्स अबाउट बिहेवियर साइकोलॉजी एंड बेसिकली हाउ टू डील विथ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। ओके, राइट। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। आप वो पढ़िए, आपका ज़िंदगी जीने का, पैसे की और लाइफ की और नज़रिया बदल जाता है। ऑडियंस को आपसे एक लास्ट मैसेज देने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो उनकी लाइफ में 1 करोड़ के सफ़र में मदद कर सके, जल्दी से जल्दी। बहुत ही आसान है 1 करोड़ बनाना। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके अगर आप बहुत बिजी हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें और जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, इसको डिले ना करें। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने जो शुरू किया था, मैं उसको एक बार रीकैप कर दूं। हम लोग वाई से शुरू किए थे कि 1 करोड़ रुपए ही क्यों, फिर हमने व्हाट कवर किया, फिर हमने हाउ कवर किया, और लास्ट में हम लोगों ने सर के साथ बात की कि उन्होंने कैसे किया, और मुझ जैसे हार्डकोर ट्रेडिशनलिस्ट को भी क्यों पेपर असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ तक हम लोग आ गए। आई एम स्टार्टिंग, आई एम होपिंग कि आप लोग भी करोगे। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको एक फॉर्म दें, है ना, जिसके अंदर कोई अपना असेसमेंट कर सके इनिशियली, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट यू। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी यहाँ पर। सो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।